नमस्कार प्यारे साथियों। हमने पिछली क्लास में जाना था देशांतर रेखाएं क्या होती है, जीएमटी क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। आज किसी बात का विलंब न करते हुए आइए कंटिन्यू आगे करते हैं क्लास को। देखिए, एक मिनट रिवीजन। उस दिन हमने देशांतर रेखाओं को खोल कर देखा था। जैसे ये वाली होती है जीएमटी, इससे पूर्व की तरफ जाएंगे तो कितनी जाएंगे? 180। कितनी जाएंगे? 180 रेखा। अब पश्चिम की तरफ आएंगे तो कितने जाएंगे? 180 रेखा। 180 तो मैंने बताया था ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है इसे क्या कहते हैं हम? GMT, ग्रीन विच मीन टाइम, अर्थात प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है। और जो 180 होती है 180, तो 180 डिग्री को मैंने कहा था कि 180 डिग्री देशांतर क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर की रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और 0 डिग्री देशांतर को यानी प्रधान मध्य रेखा यानी जीएमटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएमटी। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा को तिथि रेखा और 0 डिग्री देशांतर को जीएमटी या ग्रीन विच मीन टाइम कहते हैं। आइए अब आगे चलते हैं इससे। देखिए, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि देशांतर रेखाओं से हम क्या ज्ञात करते हैं? हम समय ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? समय ज्ञात करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? मैंने तुम्हें बताया था कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360। 360। देखो, आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम टू पूर्व घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम टू पूर्व। और आप ये भी जानते हो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेती है, यानी दैनिक गति कर लेती है। जैसे मान लीजिए ये कोई पृथ्वी है और मैंने आपको बताया था कि देशांतर रेखा कैसी होती है? खड़ी हुई। तो ये देशांतर रेखा है। ये क्या है? हमारी देशांतर रेखा। और पृथ्वी कैसी घूम रही है? पश्चिम टू पूर्व घूम रही है पृथ्वी। तो जो देशांतर रेखा सूर्य के सामने होती है वो उसका स्थानीय समय होता है। क्या होता है उसका? स्थानीय समय। मान लो ये सूर्य है, ये सूर्य है और सूर्य की किरण जस्ट इस रेखा पर पड़ रही है। किस रेखा पर? इस रेखा पर। तो इसे कहते हैं स्थानीय समय। और जो रेखा सूर्य के जस्ट सामने होती है, जो जस्ट सामने होती है उस पर दोपहर के 12 बजे। कितने बजे? दोपहर के 12 बजे। जो जैसे पृथ्वी रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो अगले देशांतर पर तो 12 बजेंगे, लेकिन जो रेखा आगे गुजर गई है उस पर 12:04, इस पर 12:08, इस पर 12 कितनी? 12 मिनट। तो ऐसी, और इस पर 12 बजेंगे तो इस पर 11:56। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक जो देशांतर होती है, जो पिछली देशांतर होती है, वो सूर्य के सामने 4 मिनट बाद आ जाती है। कितने मिनट बाद? 4 मिनट बाद। और जैसे ही सूर्य के सामने आएगी उस पर 12 बज जाते हैं। कितना बज जाते हैं? 12। उसे कहते हैं उसका स्थानीय समय उस रेखा का। ठीक है। तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं? 360। यदि एक देशांतर को गुजरने का 4 मिनट का समय लगता है तो 360 को गुजरने में कितने का समय लगेगा? कितनी मिनट लगेगी? तो हम इसका गुणा करेंगे 0 सब 4 2 12 1440 मिनट। 1440 मिनट। अब हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखा है। एक देशांतर का समय कितना है? 4 मिनट। तो 360 देशांतर रेखा सूर्य के सामने से होकर गुजरेगी तो कितना मिनट लगेंगे? 1440। अब इन 1440 का आप बनाइए घंटा, तो हम 60 का भाग देंगे। 0 से 0, 6 दूनी 12, 24। कितने घंटे? 24 आवर्स। 24 आवर्स, 24 घंटे का समय लगा। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारी पृथ्वी एक घूर्णन कितने घंटे में? 24 घंटे में तय कर लेती है। इसी प्रकार हम समय ज्ञात करते हैं
मैंने ये भी बताया था कि जैसे 0 डिग्री से यदि आप किधर जाएंगे, पूर्व की तरफ, कहाँ जाएंगे, पूर्व की तरफ, कहाँ जाएंगे, पूर्व, तो समय कैसा होगा, प्लस। जैसे 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय कैसा होगा, माइनस। समय कैसा होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय प्लस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मानक समय कितनी डिग्री देशांतर रेखा को कहा गया है और वो कितनी राज्यों से होकर गुजरती है और किस डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है। आइए देखते हैं भारत का मानक समय। इसी में जैसे देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, इधर पूरब, इधर क्या है, पूरब, इधर क्या है, पश्चिम, पश्चिम। तो 180 डिग्री, यानी कितना, 180 डिग्री। 0 डिग्री से इधर चलेंगे तो समय कैसा होगा, प्लस। समय कैसा होगा, प्लस। इधर क्या था, पूरब, इधर पूरब। 0 डिग्री से आप पश्चिम की तरफ चलेंगे तो समय कैसा होता है, माइनस होता है प्यारे साथियों। 0 डिग्री से आप पूरब की तरफ चलेंगे तो समय हमेशा होता है प्लस। समय कैसा होता है, प्लस। और माइनस की, सॉरी, पश्चिम की तरफ चलेंगे तो समय होता है माइनस। तो देखो, हमने जो भारत ने अपना मानक समय माना है वो 82.5 यानी 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, किसे माना है, पूर्वी देशांतर की रेखा को माना है। कौन सी रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। अब पूर्व इधर है या इधर, तो आप सर कह रहे हैं पूर्व इधर है, तो ठीक है, पूर्व इधर ही है। तो अब पूर्व की तरफ आप देखेंगे तो जो तो 0 है, इसके बाद 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कहां तक होंगे, 180। तो इनके बीच में कहीं 82.5 होगी, 82 से 1/2। तो मैंने इस रेखा को मैं मान लेता हूं, किस रेखा को मान लू, मैंने इसको मान ली 82.1/2 डिग्री, क्योंकि ये पूर्व है, क्योंकि पूर्वी दिशांतर। तो पूर्व को हमने मान ला, इधर आप मानते तो पश्चिम होता, इधर हमने माना पूर्व। ठीक है, तो कितना, 82.5, तो ये हो गया 82.5। अब मैंने अभी आपको बताया था कि एक रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, अगली रेखा को 4 मिनट, इसके बाद फिर 4 मिनट। तो आपको कहां तक जाना है, 82.5। अब 82.5 में, अब 82.5 तक जाना है तो कितना समय लगेगा 82.5 तक, देखो। तो 82.5 में फिर आपको करना है, 82.5 में यानी 82/1/2, 4 का गुणा कर दीजिए, 82 तक जाना है। तो गुणा करेंगे कितना आएगा, देखिए 328 प्लस 2 इक्वल टू 330। 330 ये क्या है हमारा, मिनट। अगर 82 सही 1/2 में 4 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 330 मिनट। तो 330 मिनट को अब हमें घंटे में चेंज करना है, तो घंटे में चेंज करते हैं प्यारे साथियों, 60 का भाग देके, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है, इसलिए हम 60 का क्या करते हैं, भाग। 0 से हमने 0 काट दिया। अब 0 से 0 काटते हैं कितनी बार कटा, 0 से 0 काट देंगे, मान लीजिए 330 मिनट है। ठीक है, अब इसको हमने 60 का इसमें हमने भाग दे दिया, 0 0 काट दिया, तो 5 घंटा 30 मिनट टाइम मिलेगा। इसे हम अंकों में ऐसे कहते हैं, 5 घंटा 30 मिनट, या आप ऐसे कर सकते हो 5 घंटा 30 मिनट। तो प्यारे साथियों आप ध्यान रखना, ये 0 डिग्री इसका इसे मानते हैं विश्व का मानक समय, ये भारत का मानक समय। तो हम कह देंगे कि विश्व के मानक समय से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो जैसे मान लीजिए आपको किसी भी स्थान का समय ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे देखिए, किसी ने आपसे कहा कि ये मानो 0 डिग्री पर क्या है, हमारा इंग्लैंड। उन्होंने कहा कि इस 0 डिग्री देशांतर रेखा पर सुबह के 6 बज रहे, कितना बज रहे हैं, सुबह के 6। तो 6 को हम क्या कहते हैं, एएम। सुबह के क्या बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। तो उसने कहा कि उसी समय, यानी 0 डिग्री पर सुबह के 6 बज रहे हैं, तो उस समय भारत में क्या समय होगा उस समय। तो हमें कुछ नहीं करना, 5 घंटा 30 मिनट आ, क्योंकि भारत किधर है, पूरब, क्योंकि भारत से गुजारी गई है। तो इसमें 6 में 5 घंटा 30 मिनट और जोड़ दीजिए, कितना हो गया है, तो 11 बजकर 11 घंटा 30 मिनट। तो 11:30 बज रहे होंगे भारत में।
उस समय कितना बज रहा होगा? 11:30। ठीक है, तो ध्यान रखना, समय यदि हम 0 डिग्री से पूरब की तरफ जाएंगे तो समय प्लस होगा, यदि हम 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय माइनस होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे थे, इस पर सुबह के कितने बजे थे? 6। तो आपको जाना कहाँ है? भारत। तो उसने पूछा कि भारत में उस समय समय क्या होगा, तो आप 5.5 घंटे उसमें जोड़ दो, भारत में समय निकल आएगा। इस प्रकार प्यारे साथियों हम देशांतर रेखाओं की सहायता से समय ज्ञात करते हैं। अब आगे देखिए, अब हम जानेंगे पृथ्वी की गति। क्या जानेंगे प्यारे साथियों? पृथ्वी की गतियां। देखो, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां। देखो, पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। कितने प्रकार की गति करती है? 2। हमारी पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। एक तो हमारी गति होती है घूर्णन गति। कौन सी गति होती है? घूर्णन गति। घूर्णन गति। दूसरी होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति। देखो, परिक्रमण गति को हम वार्षिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक गति भी कहते हैं। वार्षिक गति। इस घूर्णन गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति। अब आप कह रहे हैं घूर्णन गति को दैनिक गति क्यों कहते हैं? घूर्णन गति को दैनिक गति इसलिए कहते हैं क्योंकि एक घूर्णन पृथ्वी 24 घंटे में करती है, और 24 घंटा बराबर क्या होता है? 1 दिन। इसी प्रकार परिक्रमण गति पृथ्वी कितने समय में करती है? 1 वर्ष में। तो इसलिए इसे हम वार्षिक गति कह देते हैं। तो प्यारे साथियों, हमारी जो पृथ्वी है वो 2 प्रकार की गति करती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली गति घूर्णन गति, दूसरी परिक्रमण गति। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि घूर्णन गति पृथ्वी कैसे करती है। अगर करती है पृथ्वी घूर्णन गति तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। इसी प्रकार ये देखना है वार्षिक गति, पृथ्वी वार्षिक गति करती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, तो पहले हम देखेंगे घूर्णन गति। क्या देखेंगे? घूर्णन गति। तो घूर्णन गति कैसे पृथ्वी करती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहली गति देखिए आप। पहली गति होती है हमारी घूर्णन। घूर्णन गति। घूर्णन गति यानी घूर्णन क्या है? जैसे मान लीजिए घूर्णन होता है कि कोई वस्तु अपने अक्ष पर चक्कर लगाए। कोई जैसे मान लो ये है कोई पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी का अक्ष है, तो अपने अक्ष पर घूमना पृथ्वी का क्या कहलाता है? घूर्णन गति। यानी किसी वस्तु का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी अपना घूर्णन 1 दिन में पूरा करती है, अर्थात 24 घंटे में कंप्लीट कर लेती है, इसलिए इसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। और पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो पश्चिम से पूरब। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का? 24 घंटे का। पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। कितने का लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। तो 24 घंटा बराबर क्या होता है? 1 दिन। क्या होता है? 1 दिन। क्या होता है? 1 दिन। इसलिए इसे घूर्णन गति को क्या कहते हैं हम? दैनिक गति। क्या कह देते हैं? दैनिक गति। ठीक है, तो पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब, पश्चिम टू पूरब चक्कर लगाती है। लगभग 23 घंटे में 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है 1 दिन में। वैसे फिक्स समय बताते हैं 23 घंटा 56 मिनट कुछ सेकंड, लेकिन आपको याद रखना है सिर्फ 24 घंटे यानी 1 दिन में, इसलिए इसे हम दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? यानी जो पृथ्वी अगर घूर्णन गति कर रही है तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखो, इसका जो रिजल्ट निकलता है प्रभाव, हमारी पृथ्वी यदि घूर्णन कर रही है तो इसका क्या रिजल्ट है? पहला रिजल्ट तो ये निकलता है कि दिन रात का होना। दिन रात
का होना। यदि आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि दिन रात का होना पृथ्वी की कौन सी गति है, घूर्णन गति प्यारे साथियों, या दैनिक गति, दिन रात का होना, ये प्रभाव। दूसरा एक बल उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं कॉरियालिस बल, कॉरियालिस या कॉरियालस, कॉरियालिस बल की उत्पत्ति। तो प्यारे साथियों, हमारी पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो दो परिणाम निकलते हैं। एक तो कारण परिणाम इसका ये है कि दिन रात का होता है, ठीक है। दूसरा रिजल्ट ये है कि कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है। अब आप सोचिए, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या दिन रात होंगे? प्यारे साथियों, दिन रात तो होंगे, लेकिन वो लंबे लंबे होंगे। 6 महीने की रात होंगी और 6 महीने के दिन होंगे। तो आप कुंभकर्ण की तरह सोइए, 6 महीने जगिए, 6 महीने सोइए, ठीक है। तो ये होगा, इसका ये प्रभाव पड़ेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो दिन रात का होना ये भी समय हो जाएगा, ठीक है। यानी कई प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है। अब घूमना बंद कर दे तो कई प्रभाव पड़ सकते हैं। दूसरा प्रभाव ये होता है कोरियालिस बल की उत्पत्ति। देखो, ये बल बताया था एक फ्रांसीसी विद्वान थे, या एक जिसका नाम था कोरियालिस। तो उन्होंने इस बल की खोज की थी, इसलिए इस बल का नाम उन्हीं के नाम पर कोरियालिस बल रखा गया। तो उन्होंने बताया कि यदि पृथ्वी कोरियालिस बल की उत्पत्ति करती है तो इससे भी कई प्रभाव पड़ते हैं। इन्होंने ये क्या प्रभाव बताया? इन्होंने बताया कि यदि इस बल से यह रिजल्ट निकलता है कि जो हमारी जो पवनें होती हैं, पवनें पवनें वो उत्तरी गोलार्ध में, मैंने बताया था कि हमारी विषुवत रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। तो पवनें होगी वो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलेंगी। कैसे चलेंगी? क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलेगी? एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामाव्रत, ठीक है। तो पवनें उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा यदि चक्रवात चलेंगे, क्या करेंगे? साइक्लोन, चक्रवात चलेंगे तो इसकी भी साइक्लोन के दो रिजल्ट होंगे। उसने कहा चक्रवात यदि चलते हैं तो कोरियालिस बल के अनुसार उन्होंने कहा तो ये कैसे चलेंगे? उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में क्या चलेंगे? क्लॉकवाइज। ये जस्ट उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। इस वजह से ये इफेक्ट निकलता है, ठीक है। तो आपको याद रहे न रहे, ये बल याद न रहे, लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति, सॉरी, पृथ्वी का क्या रिजल्ट होता है तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि दिन रात का होना पृथ्वी की किस गति का कारण है? तो पृथ्वी की दैनिक गति का कारण है। किस गति कारण है? दैनिक गति की कारण, ठीक है। और ये कोरियालिस बल पवने, चक्रवात, पृथचक्रवात, समुद्र की धाराएं, तो इनके काम आता है, ठीक है। वो हम आगे बढ़ेंगे। पहले आप इतना जानिए कि पृथ्वी घूर्णन गति करती है। पृथ्वी घूर्णन अपने अक्ष, यानी किसी वस्तु का अपने अक्ष पर ही एक चक्कर लगाना क्या कहलाता है? जिस पर ऐसे, तो घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी घूर्णन पश्चिम टू पूर्व करती है, पश्चिम टू पूर्व करती है, और ये घूर्णन लगभग एक दिन में अर्थात 24 घंटे में कंप्लीट कर लेती है। इसके दो प्रभाव पड़ते हैं, दिन रात का होना और कोरियालिस बल की उत्पत्ति। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होते हैं तो कौन सी गति कहेंगे आप? घूर्णन गति। या पृथ्वी किस गति के कारण कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है? तो घूर्णन गति, ठीक है। अब हम जानेंगे यानी परिक्रमण गति या वार्षिक गति क्या है। देखिए, पृथ्वी की दूसरी गति, ये दूसरी हम पढ़ेंगे, इसे कहते हैं वार्षिक गति। वार्षिक गति, इसमें क्या होता है? इसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसमें क्या होता है? वार्षिक गति में पृथ्वी क्या करती है? जैसे मान लीजिए सूर्य है, इस सूर्य है तो इसके चारों ओर ऐसे करके क्या लगा रही है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। और ये एक चक्कर एक साल में 365 दिन 6 घंटे में कंप्लीट करती है। कितने में? 365 दिन 6 घंटों में कंप्लीट करती है। इस गति को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्यारे साथियों? वार्षिक गति, यानी परिक्रमण गति, ठीक है। देखिए, यानी सूर्य के
चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना क्या कहलाता है? हमारी वार्षिक गति कहलाती है। क्या कहलाती है हमारे साथियों? वार्षिक गति। ठीक है, क्या कहलाती है? वार्षिक गति। ठीक है, इसका जो समय लगता है ना, इसका समय, वो समय लगता है, देखो समय कितना लगता है, 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी को एक अपना वार्षिक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे लगता है। इस गति के भी रिजल्ट निकलते हैं। इसका क्या रिजल्ट है भाई साहब? इसका क्या परिणाम है, क्या प्रभाव पड़ता है रिजल्ट? तो रिजल्ट पहला इसका ये है, दिन रात का छोटा या बड़ा होना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिन रात का छोटा या बड़ा होना पृथ्वी की कौन सी गति है प्यारे साथियों? तो वार्षिक गति। दूसरा, ऋतुएं ऋतुएं परिवर्तित होना, परिवर्तित होना यानी मौसम चेंज होना। ठीक है, कभी वर्षा ऋतु, कभी शरद ऋतु, कभी बसंत ऋतु, कभी ग्रीष्म ऋतु, ये पृथ्वी की कौन सी गति कारण है? वार्षिक गति का। तीसरा इसका प्रभाव ये है कि लीप वर्ष का होना, लीप वर्ष का होना। प्यारे साथियों, आपको पता है कि लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? प्यारे साथियों, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? तो हमें पता है कि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। कितने की होती है? 29 दिन की। तो लीप वर्ष में फरवरी, जो फरवरी का महीना होता है, वो कितने दिन की होती है? 29 दिन की। और सामान्य वर्ष में 28 दिन की। और आपको पता है कि लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आती है। तो उसका यही गति कारण है। जो क्या कारण है? आपको पता है कि 365 दिन 6 घंटे। हमें ये मानने में है कि 365 दिन में हम एक वर्ष मानते हैं, तो ये 6 घंटे ओवर है। कितने? 6 घंटे ओवर है। तो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे हम 4 बार जोड़ देंगे। कितनी बार जोड़ देंगे? 6 घंटे को 4 बार, तो कितने आ जाएंगे? 24 घंटे में। एक वर्ष में 6 घंटे, अगली वर्ष में यानी 6, एक वर्ष में, अगली साल 6, फिर तीसरी साल 6, फिर चौथी साल 6। तो 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24। कितना हो गया? 24। तो इसलिए इसे 4 वर्ष बाद क्या आती है हमारी, यानी लीप वर्ष आती है। और वो कब आता है? जब एक दिन बढ़ता है। 4 वर्ष बाद जब एक दिन बढ़ता है तो उसे हम फरवरी माह में जोड़ देते हैं। किस माह में जोड़ देते हैं? इस फरवरी माह में। इसलिए फरवरी उसमें 29 दिन की हो जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए तो किस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है? तो प्यारे साथियों, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। और लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद आती है। कितने साल बाद? 4 साल बाद। और आपको मैंने बता दिया 4 साल बाद क्यों आती है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी पर चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों तरफ, वो 365 दिन 6 घंटे में। तो 6 घंटे एक्स्ट्रा जो निकल रहे हैं ना, तो ये 6 6 6 4 साल बाद तो कितने जाएंगे? 24। तो 24 घंटे हम एक दिन बना देते हैं, और जो दिन बढ़ता है उसे हम फरवरी में जोड़ देते हैं, इसलिए लीप वर्ष कह देते हैं। आगे बात समझे, लीप वर्ष कैसे होती है? ये ऐसी होती है। अब दिन रात का छोटा बड़ा, मौसम चेंज होना, ये कौन सी गति है? वार्षिक गति। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दिन रात का छोटा या बड़ा होना पृथ्वी की कौन सी गति है, तो वो वार्षिक गति है। ठीक है, कौन सी गति है? वार्षिक गति। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाता है कि दिन रात कौन सी गति कारण होते हैं, तो वो घूर्णन गति यानी दैनिक गति। ठीक है, ये अंतर है। मौसम चेंज होना कौन सी गति? वार्षिक गति। लीप वर्ष का होना कौन सी गति? वार्षिक गति। अब आगे देखो, अब हमें ये देखना है कि दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं। देखिए, देखिए ये हमारे सन, सन इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रही है? मानी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये हमारी पृथ्वी है।
ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी है। ठीक है, आपको पता है पृथ्वी पश्चिम टू पूरब चक्कर लगाती है। कैसे चक्कर लगाती है? पश्चिम टू पूरब। ठीक है, मान लो ये चक्कर लगा रही है पृथ्वी। अब देखो, हमें आप पता है कि पृथ्वी पे मैंने उस दिन बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री कोण बनाती है और 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। मान लो ये हमारी कौन सी है? विषुवत रेखा। ये कौन सी है? कर्क रेखा। ये मकर रेखा। ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये विषुवत रेखा। ठीक है, ये क्या है? हमारी विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ठीक है, ये क्या हमारी विषुवत रेखा, ये कर्क, ये मकर। ठीक है, अब अगर हम पृथ्वी को अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका दें, मान लो ये हमारा अक्ष था, फिर सीधे अगर सीधी हमने रेखा खींची ऐसी, लेकिन हमने कितने डिग्री उसे झुका दें? 23.5 डिग्री। तो ये झुक गई 23.5 डिग्री। अरे भाई 23.5 डिग्री हमने झुका दिया इसको। और इधर देखिए आप, ये और ये। ठीक है, तो देखिए हमने इसको 23.5 डिग्री झुका दिया पृथ्वी को, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि कितने अक्ष का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का। कितना? 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ इस प्रकार चक्कर लगाती है प्यारे साथियों, पश्चिम टू पूरब इस प्रकार चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति, या फिर हम वार्षिक गति कहती हैं। और इस गति को कंप्लीट करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? 365 दिन 6 घंटे का समय। ठीक, अब देखो आपने 2 डेट पढ़ी होगी, 21 मार्च, एक पढ़ी होगी 23 सितंबर, एक डेट आपने पढ़ी होगी 21 जून, और एक पढ़ी होगी अभी 22 दिसंबर। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर दिन रात बराबर होती है। इन 2 तिथियों को दिन रात कैसे होते हैं? बराबर, दिन भी बराबर और रात भी बराबर, दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। वो कैसे होते हैं? देखो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य हमारा जो होता है, वो विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। किस पर होता है? विषुवत रेखा। अब जैसे मान लो ये विषुवत रेखा है बीच वाली, ये सूर्य इसके बीचों बीच होगा, तो ध्यान रखो इस 21 मार्च को क्या होगा? सूर्य की किरण डायरेक्ट किस पर पड़ेंगी? इस विषुवत रेखा पर, जैसे एक ये यहाँ। ठीक है, ठीक, ये हमारा मान लो 23 सितंबर है। कब की बात है? 23 सितंबर। और ये डायरेक्ट रह जा रही है इस यहाँ पर, ये 21 मार्च। तो प्यारे साथी आप याद रखना, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होती है? दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि उस समय सूर्य किस रेखा पर होता है? विषुवत रेखा पर होता है। किस पर होता है? विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर। अब मान लो सूर्य इसके बीचों बीच होगा, तो दोनों गोलार्धों में बराबर प्रकाश जाएगा, दोनों भागों में बराबर प्रकाश जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? दिन रात बराबर हो जाएगा। दिन रात दोनों गोलार्धों में कैसे होंगे? बराबर। एक हमारी आती है 21 जून। 21 जून को क्या होता है? सूर्य क्या होता है? कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तो आप मान लो जैसे पृथ्वी ऐसी झुकी है, तो प्यारे साथियों पृथ्वी का ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने है कि नहीं? तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहाँ आएगी? इस उत्तरी गोलार्ध में आएंगी। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य क्या होता है? इस कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। इस कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो हमारा सूर्य इस रेखा पर आ जाता है। तो इस गोलार्ध में यदि सूर्य पहुंच जाएगा तो इसमें प्रकाश ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, इसमें रात बड़ी होगी। तो इसलिए इसमें क्या हो जाता है? 21 जून, ये कौन सी डेट है? 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। क्या होता है? दिन बड़ा। दिन क्या होगा? दिन बड़ा होगा।
तो आपसे पूछ लिया है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है? 21 जून को, क्योंकि पृथ्वी का उत्तरी भाग सूर्य के सामने होता है। पृथ्वी का उत्तरी भाग सूर्य के सामने है, तो इसलिए इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, रातें सबसे छोटी होगी। ठीक है, इसी प्रकार चक्कर मारते हुए अब पृथ्वी तो अपने अक्ष पर ऐसे घूमी है, तो ऐसे यहाँ भी ऐसे ही है, अब यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ भी ऐसे ही है। अब पृथ्वी का ये दक्षिणी भाग सूर्य के सामने आ गया। पृथ्वी कौन सा भाग आ गया? ये दक्षिणी भाग। तो अब सूर्य किस रेखा पहुंच गया? ऐसे कर्क रेखा पर, सॉरी मकर रेखा पर। सूर्य कहां पहुंच गया? मकर। ये कौन सी रेखा है दक्षिण में? मकर रेखा। मकर रेखा कौन सी रेखा? मकर रेखा। और ये बात होती है 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को सूर्य कहां पहुंचे? 21 मार्च, सॉरी 22 दिसंबर, सॉरी कौन सी डेट है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर को सूर्य, 22 दिसंबर को सूर्य इस पृथ्वी के दिल्ली, ऐसा ये ऐसे झुकी हुई पृथ्वी। तो अब ये पृथ्वी का ये दक्षिणी हिस्सा किसके सामने हो गया? ये सूर्य के सामने। तो सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी जाएंगी, यहाँ डायरेक्ट पड़ेगी। तो सूर्य, इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य किस रेखा पर आ गया प्यारे साथियों? मकर रेखा पर। तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन बड़ा होगा और 22 दिसंबर को रात सबसे छोटी होगी। ये पृथ्वी की क्या है? वार्षिक गति। तो प्यारे साथियों, पृथ्वी की वार्षिक गति करने से क्या होता है? दिन रात छोटे और बड़े होते हैं। आगे की क्लास अब कल होगी। ठीक है, कोई भी कैसी समस्या है तो आप कमेंट करके मुझे सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।